आमतौर पर देखा गया है कि बिल्डिंग कोलैप्स की घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। एक मिनट भाई, प्रिंटर रोक दीजिएगा, एक मिनट बेटा प्रिंटर रोक दो, एक मिनट रोक दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। आमतौर पर देखा गया है कि इधर भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जो कोलैप्स हो रही हैं। इनके पीछे आखिर क्या कारण है और कहाँ गलतियां रह जाती हैं? देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में दो क्षेत्र हैं, एक निजी क्षेत्र है, एक सरकारी क्षेत्र है। तो सरकारी क्षेत्र जो है वो एक सिस्टम में काम करता है, उसके लिए अलग अलग अभियंत्रण विभाग बने हुए हैं। जैसे अगर बिल्डिंग बननी है तो निर्माण निगम है, पुल बनना है तो ब्रिज कॉर्पोरेशन है, रोड बननी है तो पीडब्ल्यूडी है, और यहाँ तक कि अगर नगर नाले और इस तरह के काम होने हैं तो उसके लिए जल निगम है। और उसमें बाकायदा प्रॉपर तरीके से बहुत क्वालिफाइड जूनियर इंजीनियर से लेकर और टॉप लेवल पर इंजीनियर चीज तक के लोगों की तैनाती होती है, जिनको काम करते करते बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा हो जाता है। और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि बिल्डिंग जो है एज पर द बिल्डिंग कोड नॉर्म्स के हिसाब से और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और जो हमारी रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके हिसाब से वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो। तो उसमें ये संभावना एकदम खत्म हो जाती है कि कोई बिल्डिंग गिर जाए या उसमें कोई किसी तरह का डैमेज हो जाए। अब यहीं आप आइए निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में कोई भी बिल्डर, उसका क्या उसका जो है क्वालिफिकेशन उसके पास है कि उसने एक 5 मंजिल की इमारत बना दी, उसके पास कौन सी टेक्निकल टीम थी, उसने स्ट्रक्चर डिज़ाइन कहाँ से कराई। क्योंकि आप ये समझ लिए सरकारी क्षेत्र में अगर बिल्डिंग की बात करें सिर्फ, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो हम लोग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें सॉइल टेस्ट करानी पड़ती है। जिस ज़मीन पर उस बिल्डिंग को बनाया जाना है उसकी डिटेल जांच होती है, वो डिटेल जांच जो है स्ट्रक्चर डिज़ाइनर को उपलब्ध कराई जाती है। अब उसके बाद वो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर उसके हिसाब से फाउंडेशन से लेकर वो कॉलम तक, और सिस्मिक जोन में अगर आती है, मान लीजिए भूकंप आते हैं हमारे यहाँ, तो उसके भी जोन्स हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। उसके हिसाब से वो उसको स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है कि इस तीव्रता का भी अगर भूकंप आ जाए तो बिल्डिंग न गिरे। तो किसी भी हालत में हम लोग किसी भी इमारत को बनाने से पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि वो लैंड जहाँ पे उस बिल्डिंग को बनाया जाना है उसकी सॉइल टेस्टिंग हो, और वो सॉइल टेस्टिंग एक प्रॉपर तरीके से काबिल लोगों के द्वारा, जो बहुत विद्वान हैं सॉइल टेस्टिंग करने वाले, उनके द्वारा की जाती है। टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, और जब वो सॉइल टेस्ट कर लेते हैं तो वो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट स्ट्रक्चर डिज़ाइनर को सौंपी जाती है, और स्ट्रक्चर डिज़ाइनर उसमें तब स्ट्रक्चर करता है। स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन सरकारी क्षेत्र में होता है वो डिज़ाइन होने के बाद IIT या उसके समकक्ष किसी संस्थान के द्वारा वेट किया जाता है। उससे पहले हम लोग कोई बिल्डिंग बना ही नहीं सकते। जब वो ये तस्दीक कर लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हुआ है वो एकदम कायदे से बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है और सॉइल टेस्ट के अनुरूप है, तब निर्माण कार्य को करने की हमको अनुमति मिलती है और हम लोग उसके बाद उसका निर्माण कार्य शुरू करते हैं। अब आ जाइए एग्जीक्यूशन पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक है सीमेंट, दूसरी है स्टील। सरकारी क्षेत्र में कोई भी स्टील बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो मेजर प्लांट्स हैं, उन्हीं से परचेज होती है, चाहे वो सीमेंट हो और चाहे वो स्टील हो, जिसकी गुणवत्ता 100% सुनिश्चित होती है। उन सीमेंट हम परचेज करते हैं वो सीधे फैक्ट्री से निकलती हैं और सीधे जो है बिल्डिंग की जहाँ बन रही है उस साइट पे पहुँचती हैं। इसमें जो एक टाइम इंटरवल है कि अब 4 महीना पुरानी सीमेंट है, 6 महीना पुरानी सीमेंट है, तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। उसका जो एक शेल पीरियड है सीमेंट का, उसको जो है हम लोग कंसीडर करते हैं, उसके हिसाब से ही उस सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में किसी भी रिटेल शॉप से जो है वो सीमेंट खरीद लाया और ला के उसने 6 महीना पुरानी है कि 8 महीना पुरानी है, उसने निर्माण कार्य शुरू कर दी। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सारी बातें होने के बाद एग्जीक्यूशन में जो है हमारे पास एक बड़ी लंबी टीम होती है, जूनियर इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर। इनके लगातार दौरे होते हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित होता है। स्ट्रक्चर में आज अगर मान लिए सारी सरिया आपने बांध भी दी तो सरिया उस जो ड्राइंग और डिज़ाइन है उसके अनुरूप बनी है, ये कौन देखेगा? सरकारी क्षेत्र में देखने के लिए चाहिए ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, प्राइवेट सेक्टर में कौन है? कोई नहीं। तो अब वो मिस्त्री ने जो भी सरिया बांध दी वो उन्होंने मान ली। और आप ये अच्छी तरह समझ लें कि दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन या कंक्रीट स्टील का बांधना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको 10 किलो स्टील जो है किसी भी बीम में बांधनी है या 15 किलो बांधनी है, आपने 30 किलो बांध दी तो ये आप सुनिश्चित समझ लिए कि वो स्ट्रक्चर जो है अनसेफ हो जाएगा। तो सीमेंट भी
आपने जो मान लिया स्पेसिफिकेशन सीमेंट दिया है, जो भी रेशियो है, मान लिए M20 का मिक्स है, आपने बनाया, तो उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है वाटर सीमेंट रेशियो। प्राइवेट सेक्टर में वाटर सीमेंट रेशियो कोई जानता नहीं। ज़्यादा सीमेंट, आपने एक थ्योरी समझ लें आप, मोर सीमेंट मोर वाटर लेस स्ट्रेंथ, यानी अगर आपने ज़्यादा पानी जो है सीमेंट में मिला दिया तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सारी बातें होने के बाद फिर क्योरिंग एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जीक्यूशन में, कि जब ढलाइयाँ होती हैं या ब्रिक वर्क होता है या प्लास्टर होता है ख़ास तौर से, तो हम लोग जो है लगातार 14 दिन कम से कम मौसम को देखते हुए 28 दिन तक जो है तराई करते हैं, ताकि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो अचीव कर ले, 80% 90% स्ट्रेंथ। बाकी स्ट्रेंथ जो है वो कंक्रीट की जो है समय के साथ 6 महीने और 1 साल के बाद जो है स्ट्रेंथ पूरी हो पाती। और जो 7 दिन और 14 दिन और 28 दिन की जो स्ट्रेंथ है वो तराई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकारी क्षेत्र हमेशा इस वजह से एकदम सेफ है, और प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की बातों का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, उनके पास सुपरविजन में कोई अच्छे इंजीनियर्स नहीं है, उनके पास सुपरविजन में कोई अच्छे सुपरवाइजर्स नहीं है, और वो लेमैन की तरह उस निर्माण को करते हैं, जिस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, कल की जो बिल्डिंग गिरी है, इसमें देखा गया पूरा अपार्टमेंट बनकर खड़ा था 1 साल 2 साल या 5 साल 10 साल से, उसके बाद उसके बेसमेंट में कुछ जो है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जा रहे थे। तो क्या कभी कोई इस तरह का अगर कोई बिल्डिंग खड़ी हो तो उसका जो बेसमेंट हो या उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस कर पाना संभव है? आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, इस तरह के आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो भी अगर चेंजेस स्ट्रक्चर में किए जा रहे हैं, तो वो ये आप जान लें कि इसका कारण सबसे बड़ा यही माना जाता है, और हम लोग यही मानते हैं कि जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन था वो गलत था, कमज़ोर था, तो उसकी जैकेटिंग कॉलम वगैरह की जाती है, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड की जाती है कि नहीं साहब गलती हो गई है, अब इसको जो है हम लोग किसी भी तरह से, या लोड उसके ऊपर बढ़ गया, वो प्रॉपर जो है वो देखा नहीं गया कि किस लोड पर, और किस 4 मंजिल की इमारत बननी थी 5 मंजिल बन गई। तो बट ऑब्वियस है कि जो फाउंडेशन की जो है भार सहने की क्षमता थी वो कम हो गई, कॉलम की भार सहने की क्षमता थी वो कम हो गई, तो उसके लिए कॉलम की जैकेटिंग वगैरह करते हैं, उसको एक टेक्निकल सुपरविजन में भी उसको किया जाना चाहिए। तो वो कैसे कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे बनने के बाद, इसका मतलब ये कि वो पहले जो बनी थी बिल्डिंग वो अनसेफ थी, वो स्ट्रक्चरली जो है कामयाब नहीं थी बिल्डिंग, स्ट्रक्चरली जो है वो फेल थी, जिसको बाद में स्ट्रेंथन करके उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही होगी, ऐसी मेरा अनुमान है। पहले की होगी नीचे कहीं पानी आ नहीं सकता ना उसमें, नहीं कहीं से आ रहा था ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब कॉलम पे ही बिल्डिंग बनती है, तो 2 तरह की फाउंडेशन, कॉलम ऊपर चलता चला गया ऐसे मिसलिनियस कॉलम, तो 1 फुटिंग का तरीका ये। दूसरा है कि ये कॉलम है, नीचे हमने पूरी जो है राफ्ट डाल दी, जैसे बड़े कम से कम 2 फुट से लेकर और 4 फुट तक 5 फुट तक जो है ये राफ्ट फाउंडेशन डाली जाती है। या राफ्ट नहीं है तो पाइल फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन के बाद फिर भी एक जिसको कैप कहते हैं